आज फिर हम लेकर के आए एक नया टॉपिक है ये। और टॉपिक नया क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं 100 क्वेश्चन का एक MCQ पूरा सेट बना रहा हूँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। सो हम लोग तैयारी कर रहे हैं RRB, PGT, TGT और PRT के लिए। सो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो है 50 मार्क्स का प्रोफेशनल एबिलिटी क्वेश्चन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका पैडागॉजी से आ रहा है, और हम लेकर के आए हैं आपके लिए पूरा पैडागॉजी का पूरा एक वो है सेट ही है, मतलब कंप्लीट पैडागॉजी है आपके पास। प्रोफेशनल एबिलिटी का सारा चैप्टर का कंप्लीटेड है, अब पूरा एक पैकेज है जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और हम लोग अभी लास्ट पड़ाव पे हैं, एकदम अंतिम पड़ाव पे हैं, और हमारा एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। तो ये बस हमारा मतलब फाइनल चल रहा है रिवीजन कि हम लोगों को कैसे अब इसको लड़ करके इसको निकलना है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। मेरा नाम है गणेश अरण्य, और आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं जिसका नाम है स्कूल रैंकर्स बाय अरण्य सर। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप सब जो हैं, हमारे जितने भी हैं सब्सक्राइबर्स, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, उनका सपोर्ट और प्यार लगातार मिल रहा है मुझे। और अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत किसी और के काम आ जाती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है हमारे पास भी। चलिए लेट नहीं करते हैं, हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न प्राइमरीली विथ। एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि प्राइमरी किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन, ह्यूमन लर्निंग इन एजुकेशनल सेटिंग, मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, साइकोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी। सो ये जो आपके पास है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किससे कंसर्न करता है प्राइमरली? इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन लर्निंग इन एजुकेशनल सेटिंग। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लर्न एंड बिहेव इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। सो मेकिंग ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ना, ये क्या करता है कि हम लोग जो एक्सक्यूज मी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मेन काम होता है डील करना, क्या डील करता है वो? अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लर्न, कैसे लोग सीख रहे हैं, एंड बिहेव इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो भी आपके पास है, वहाँ पर वो कैसे सीखते हैं, कैसे डील करते हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कौन ये करता है, कौन डील करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल फिट बैठता है, ह्यूमन लर्निंग इन एजुकेशनल सेटिंग। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर growth, learning, motivation, intelligence, individual differences, etc. So all the three ABC are correct. So the correct answer is all of the above. Which of the following is not an importance of educational psychology? Helps teachers understand learner, helps in selection of teaching method, helps in increasing teachers salary, helps in classroom management. सो नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग टीचर्स सैलरी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की सैलरी से डील नहीं करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स इन प्रेडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, कंट्रोलिंग ऑल बिहेवियर्स परमानेंटली, एलिमिनेटिंग इमोशंस फ्रॉम लर्नर, इग्नोरिंग कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर। तो इन चारों में से एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स करता है टीचर को किस में? ए में, प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। सो चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर आप जानते हो तो आप क्या कर सकते हो? बच्चों के माइंड को आप रीड कर सकते हो, ठीक है? आप मतलब कि जो उसका जो बिहेवियर होता है उसको आप समझ सकते हो, वो क्या स्टेप लेने वाला है, क्या करने वाला है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बाय अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टीचर्स कैन प्रेडिक्ट लर्नर्स बिहेवियर and plan accordingly. The main objective of educational psychology is to study physical environment of schools, to study psychological problem of criminals, to study teaching learning process, to study agricultural productivity. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? The main objective of educational psychology is to study teaching learning process. So educational psychology focus on teaching learning process including motivation, memory, growth, etc. A discipline also. The founder of educational psychology is considered to be Jean Piaget, John Dewey, Edward L. Thorndike or Sigmund Freud.
सो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. सो थॉर्नडाइक इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्यू टू हिज वर्क ऑन लर्निंग थ्योरीज. सो क्वेश्चन आएगा आपका कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. So, which of these statement best define educational psychology? Application of psychological principle to education. So, right answer is application of psychological principle to education. So, educational psychology applies psychology to solve educational problems. The importance of educational psychology lies in selecting better curriculum, understanding students' need, improving evaluation methods, all of the above. So right answer is all of the above. So educational psychology helps in curriculum development, learners understanding and evaluation system also. So all these three are right answer. That's why the right answer is all of the above, option D. The central unit of study in educational psychology is classroom furniture, learners, teachers only, society. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई. सेंट्रल यूनिट क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में? पढ़ाई के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है? लर्नर है. तो जो पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो बाकी का क्या काम करना है? ठीक है, टीचर का क्या, स्कूल का क्या, बिल्डिंग फर्नीचर का क्या है? सो द लर्नर, चाइल्ड और स्टूडेंट इज अ सेंट्रल यूनिट. द सब्जेक्ट स्टडीज हाउ द लर्नर्स ग्रो, लर्न एंड बिहेव. Educational psychology bridges the gap between psychology and philosophy, education and sociology, education and psychology, biology and chemistry. So right answer is education and psychology. So educational psychology is the link between education and psychology. Growth refer to quantitative change in body size, qualitative change in behavior, A and B both. So राइट आंसर इज क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडी साइज. उसको ग्रोथ बोलते हैं. वो वृद्धि है. वृद्धि किस में होता है? आपके हाइट में, वेट में, है ना, बॉडी के साइज में. तो ये क्वांटिटी, मात्रा में होता है ये. ठीक है, इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन बॉडी पार्ट, ओवरऑल चेंज इन पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड एबिलिटी. सो डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? आकार में परिवर्तन होना, साइज में, उसके वेट में. ठीक है, और चौड़ापन, चौड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, ये सब क्या होता है? ग्रोथ कहलाता है. डेवलपमेंट क्या होता है? उसका पर्सनालिटी में चेंज आना, उसके बिहेव में चेंज आना, उसका एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट में बदलाव आना. ठीक है, तो उसका पूरा जो एटीट्यूड होता है ना, सो वो कहलाता है उसका डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म्स कवरिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस. सो ऑल इन ऑल, सब कुछ. The principle of development includes development in is continuous, development follow cephaloticals and proximodistal trend, development proceed from general to specific, all of the above. Answer is all of the above. So these are the fundamental principle of child development. So A, B, C are the fundamental principle of child development. That's why the answer D is right. Adolescence is a period of rapid physical growth, emotional instability, development of abstract thinking, all of the above. यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? all of the above हो जाएगा. सो एडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है? जो बच्चा एडोलेसेंट पीरियड होता है वो उसमें क्या होता है? रैपिड फिजिकल ग्रोथ भी होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी आता है ना. इमोशनली वो बहुत फ्लैक्चुएट करते रहता है, बदलते रहता है. उसका डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी है. तो फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल्स, ये तीनों चेंज होता है. Which factor influence growth and development the most? Heredity only, environment only, both heredity and environment, none. तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, both heredity and environment. So both genetic, heredity means क्या होता है? जो inherit होता है, and environmental factors जो family हो गया, school हो गया, society हो गया, ये सारी चीज़ें environmental है. तो ये दोनों का दोनों क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं किस? वो आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. Who defined intelligence as the ability to learn, reason and deal effectively with environment? ठीक है, बैनेट, थॉर्नडाइक और वेचलर्स और स्पीयरमैन. तो सही आंसर क्या है उसका? वेचलर्स है. डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील विथ एनवायरनमेंट.
Spearman's theory of intelligence is called multiple factor theory, two factor theory, multi-fractional theory और cognitive development theory। सही आंसर क्या होगा? टू फैक्टर थ्योरी। सो स्पीयरमैन प्रपोज्ड क्या? टू फैक्टर थ्योरी। उन्होंने क्या दिया? टू फैक्टर थ्योरी दिया। जनरल इंटेलिजेंस जी प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी एस, यानी कि जी एस, ये दो फैक्टर का उन्होंने थ्योरी दिया था। अगर आप मेरा शुरुआत का वीडियो देखेंगे ना तो आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। थॉर्नडाइक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इज सोशल, मैकेनिकल, एब्स्ट्रैक्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव, नॉन ऑफ दिस। तो थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था इंटेलिजेंस का वो क्या था? थॉर्नडाइक्स क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इनटू थ्री टाइप्स, सोशल, मैकेनिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। द राइट आंसर इज ए। Gardner's theory of intelligence is known as emotional intelligence theory, multiple intelligence theory, general intelligence theory, factor analysis theory. So right answer is multiple intelligence theory, जिसको हम बोलते हैं MI. So MI में क्या हो गया? लिंग्विस्टिक भी है, लॉजिकल भी है, म्यूजिकल भी है, स्पेशियल भी है, बॉडली भी है, इंटरपर्सनल भी है, इंट्रापर्सनल भी है और नेचुरलिस्टिक भी है, यानी कि ये मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी कहलाया। ये किसका था? ये गार्डनर का था। द इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बैनेट मेजर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, एप्टीट्यूड ओनली और क्रिएटिविटी। द राइट आंसर इज IQ. सो IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट। सो बैनेट सेमन टेस्ट लीड टू कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, लेटर रिवाइज्ड बाय टर्मन। तो शुरुआत में इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, IQ के कॉन्सेप्ट को, इंटेलिजेंस कोशेंट को, और आगे चल करके बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया और टर्मन ने इसको रिवाइज्ड किया, इस टर्म को रिवाइज्ड करके नए ढंग से प्रस्तुत किया। इंटेलिजेंस कोशेंट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। IQ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो गया? MA हो गया आपके पास मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका IQ लेवल का आइडेंटिफाई। अब मेरा पूरा शुरुआत का वीडियो देखिए ना, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें आपका कि ये क्या क्या होता है। अ चाइल्ड ऑफ 10 years हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 12 years, हिज IQ विल बी। अगर एक बच्चा है 10 साल का और उसका जो मेंटल एज है वो 12 साल का है तो उसका IQ क्या होगा? उसका IQ का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था? वो 12/10, ठीक है। तो उसका मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल, यानी उसका जो एक्चुअल एज है, शारीरिक एज, ठीक है। तो उसका मेंटल एज 12 है, 12 डिवाइडेड बाय उसका जो शारीरिक एज जो है 10 है, तो 12/10 गुना 100, 120 उसका IQ लेवल है। अ चाइल्ड ऑफ 8 years हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 6 years, हिज IQ विल बी। वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ऊपर में फार्मूला है, आप लोगों को राइट आंसर भी मिल जाएगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि इसको हम लोग जानेंगे। तो 75 जो होता है ना, वही आपका इंडिकेट करता है कि ये इसका IQ लेवल जो वो बिलो एवरेज है। तो जब 75 आपको दिख जाए तो समझिए कि इसका IQ लेवल बिलो एवरेज है और इस पर फोकस करने की ज़रूरत हमें है। The distribution of IQ in a normal population is skewed, well-shaped, rectangular, none. So well-shaped होता है, यानी कि घंटी के आकार का होता है। So IQ follows a normal distribution curve, well-shaped इसको बोलते हैं लोग। घंटी के आकार का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है किसका? IQ का। Emotional intelligence was popularized by Daniel Goleman, Howard Gardner, Jean Piaget और स्टर्नबर्ग। So इसका सही आंसर है डेनियल Goleman. So Daniel Goleman emphasized emotional intelligence as crucial for success. Learning is best defined as temporary change in behavior, no, permanent change in behavior due to experience. तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाता है, आप क्या करते हैं? आपके बिहेवियर में एक अस्थाई परिवर्तन, चेंज देखने को मिलता है। सो लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, सो नॉट हेरिडिटी और टेम्पररी मोड। सो जैसे जैसे आप देखिएगा कि जो इंसान बहुत पढ़ जाता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है और उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, वो क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाता है। उसके अंदर में एटीट्यूड नाम का कोई चीज़, एटीट्यूड रहता है लेकिन वो ईगो जैसा कोई चीज़ नहीं रहता है, वो एकदम शांत रहता है।
ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस है, वो जान रहा है कि मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है, तो वो उस चीज़ से दूर ही रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ये क्या होता है, ये एक्सपीरियंस के आधार पर आता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका बिहेवियर भी चेंज होने लग जाता है, बदलने लग जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन दिया था, इवान पाओलो ने दिया था। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इवान पाओलो डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्रू हिज डॉग सैलिवेशन एक्सपेरिमेंट। सो डॉग सैलिवेशन एक्सपेरिमेंट आप लोग जान रहे हैं ना, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, आप मेरा ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ऑफ कोर्स पता होगा, ये चीज़ बहुत अच्छा था वो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय स्किनर। स्किनर ने क्या प्रपोज किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो स्किनर एम्फेसाइज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन शेपिंग बिहेवियर। तो स्किनर का क्या था कि आप उसको बार बार उसको बोलो, बार बार बोलो, टोको, ठीक है, तो क्या होगा, उसका बिहेवियर में वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये किनका सिद्धांत था, ये स्किनर का सिद्धांत था। लॉ ऑफ इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पाओलो। ये हो गया थॉर्नडाइक से। सो थॉर्नडाइक ने बताया था लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शंस आर स्ट्रेथेंस। सो ऐसा बिहेवियर जो कि सेटिस्फैक्शन से बनता है, अपने आप आपके अंदर आ जाता है, सेटिस्फैक्शन, अब मैं खुश हूँ तो आपके बिहेव में आ गया, तो वो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। और किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर हम बात करें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। और हम बात करें कि अगर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, हम लोग बात करेंगे पाओलो के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लर्निंग बाय इंसाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक और बंडूरा। सो कोहलर ने बताया था, कोहलर है ना, उन्होंने बताया था कि इंसाइट लर्निंग विथ चिंपैंजीज यूजिंग टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो कोहलर ने एक बताया कि इनसाइट लर्निंग होता है, अपने से आंतरिक ये से लर्न करना, सीख जाना। जिसमें कि चिंपैंजी का एक था ना, तो चिंपैंजी के एक पिंजड़े में क्या किया गया था ना, ऊपर में केला लटका दिया गया था और वहाँ पर कुछ टेबल्स वहाँ पर रख दिए गए थे, स्टूल्स वगैरह रखे हुए थे। वो चिंपैंजी जो था वो क्या करता है, लर्न करता है, कहाँ से, अपने अंदर से लर्न कर लेता है। वो इधर उधर घूमते फिरते वो क्या करता है कि वो टेबल को एक जगह पर लगाता है, एक टेबल के ऊपर दूसरा लगा के, तो वो केले तक पहुंच जाता है। तो किसी ने तो उसको सिखाया नहीं कि तुम केले तक कैसे पहुंचोगे, लेकिन वो क्या करता है, अपने इनसाइट लर्निंग से वो पता चल जाता है उसको कि एक टेबल के ऊपर दूसरा रख देंगे और उसके ऊपर में खुद चढ़ जाएंगे तो केले के पास पहुंच जाएंगे। तो ये जो आपके पास ये जो लर्निंग था, ये किसने एक्सप्लेन किया था, कोहलर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि चिंपैंजी जो था वो टूल्स को यूज़ करके अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया, यानी कि जो टेबल्स रखा हुआ था उसी के थ्रू अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो लर्निंग बाय इनसाइट एक्सप्लेन किसने किया था, ये कोहलर ने किया था। बंडूरा इज एसोसिएटेड विथ, बंडूरा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से एसोसिएटेड है। सो बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज मॉडलिंग एंड इमिटेशन। सो ऑब्जर्वेशनल, देख देख करके सीखना, ये किनका सिद्धांत था, बंडूरा का था। ये सिद्धांत उनका नहीं था, वो उससे एसोसिएटेड। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज, क्या रीइंफोर्समेंट क्या बढ़ा देता है, अनवांटेड बिहेवियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर्स रिपीटिंग, ठीक है, फॉरगेटिंग, IQ। सो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट स्ट्रेथेंस एंड इंक्रीज द लाइकहुड, है ना, लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर्स रेकरिंग, है ना। तो ये क्या होता है कि संभावना है कि बिहेवियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर्स रिपीटिंग, उसका जो बिहेवियर है वो वापस रिपीट हो जाए, संभावना रीइंफोर्समेंट का। सो आप अगर किसी चीज़ को स्ट्रेथेंस से एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर्स रेकरिंग, तो ये आपका होता है वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीइंफोर्सर। सो प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होता है, मनी, फूड, प्राइज, मेडल, है ना। सो क्या हो जाएगा, सो मनी, फूड, प्राइज एंड मेडल, तो इसका सही आंसर फूड होता है। सो प्राइमरी वही होता है, रीइंफोर्समेंट होता है जो सेटिस्फाइड करता है किस चीज़ को, बेसिक बायोलॉजिकल नीड को। खाना और पानी ये दोनों क्या होता है, बेसिक बायोलॉजिकल नीड है। आप आदमी जो है 4 दिन से भूखा है, 5 दिन से भूखा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब उसके सामने आप 1 करोड़ रख दीजिए नोट,
1 करोड़ का नोट है, ये रहा तुम्हारे पास खाना और पानी, दूसरी बात रख दीजिए वहाँ पर, मतलब ये क्या हो गया, पानी भी रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, 4 दिन से भूखा है, 5 दिन से, और इधर क्या रखा है, 1 करोड़ रखा है नोट। बोला कि भैया तुम इसमें से कोई भी एक चीज़ उठा लो। तो बायोलॉजिकल नीड क्या था, खाना और पानी था, भूख लगा हुआ था, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे। वो आदमी क्या करेगा, सबसे पहला चूज़ क्या करेगा, वो खाना और पानी ही चूज़ करता है। तो डेट इज़ प्राइमरी री इन्फोर्सर होता है कौन, बायोलॉजिकल नीड्स। बाद में पैसा देखा जाएगा। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट मीन्स क्या होता है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है ना। तो पनिशमेंट, रिमूविंग अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू स्ट्रेथेंस बिहेवियर, इग्नोरिंग बिहेवियर, गिविंग रिवॉर्ड। सो नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या होता है, रिमूविंग अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू स्ट्रेथेंस बिहेवियर। किसी के इंसान के अंदर का जो एडवर्स कंडीशन है, उसका जो नेगेटिव चीज़ है, उसको आप हटा देते हो, अनप्लेजेंट चीज़ को हटा देते हो, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ऊपर वाला जो आपके पास क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, तो री इन्फोर्समेंट क्या करता है, उसके अंदर के अनप्लेजेंट सिचुएशन को हटा करके उसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है। मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब एज एनर्जी फॉर बिहेवियर, रीजन बिहाइंड एक्शन, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या है उसका, एनर्जी फॉर बिहेवियर और रीजन बिहाइंड एक्शन। सो मोटिवेशन क्या करता है, एनर्जीजाइज करता है, आपको एनर्जी दे देता है, आपको दिशा दे देता है, और आपको क्या करता है, आपके बिहेवियर को सस्टेन करने का ताकत दे देता है। ठीक है, कौन, मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। तो इंट्रिंसिक किससे मोटिवेट होता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन से होता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज रिलेटेड टू इंजॉयमेंट ऑफ टास्क, इंटरनल गोल्स, एक्सटर्नल रिवार्ड और पनिशमेंट। तो जो बाह्य मोटिवेशन होता है ना, वो आपका किससे होता है, बाहरी रिवार्ड और पनिशमेंट वगैरह से, पैसा दे दिए, कुछ उसको ग्रेड दे दिए, ठीक है, डरा दिए, ये सारी चीज़ें से वो प्रभावित होता है। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स एंड विथ, जो मैस्लो का जो हायरार्की है आवश्यकता का, नीड्स का, वो ख़त्म कहाँ होता है, सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लव एंड बिलोंगिंग। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जाके ये ख़त्म होता है। मैस्लो हाईएस्ट लेवल, मैस्लो का जो वो उसका हायरार्की है, उसमें आप देखिए कि हाईएस्ट लेवल क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, जब उसको अपना पूरा पोटेंशियल समझ में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पोजीशन कहलाता है, और वो उसका क्या है, हाईएस्ट लेवल है। विच इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की। सो मैस्लो का हायरार्की का सबसे लोएस्ट क्या है, जो भी हमारे पास सोशोलॉजिकल जो नीड होता है यहाँ पे, जो हमारे पास तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक, जो हमारे पास जो फूड होता है ना, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें की जो ये नीड होता है, ये सबसे प्राइमरी होता है कि हमको भाई सबसे पहले ये दे दो, पेट में खाना रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे, नहीं रहेगा कुछ नहीं करेंगे। तो ये सबसे लोएस्ट पर ये होता है, सबसे हाईएस्ट पर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अकॉर्डिंग टू हॉल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मोटिवेशन अराइज ड्यू टू इमोशनल अराउजल, अनमेट बायोलॉजिकल नीड्स, रिवार्ड ओनली, और कल्चरल फैक्टर। तो इसका सही आंसर है आपके पास unmet biological needs. So Hulse emphasized biological drives, hunger और thirst. ये क्या होता है, unmet biological needs है, reduce discomfort, motivating behavior. So भूख और प्यास, ये दो चीज़ ऐसा है ना जो क्या करता है, आपको डिस्कम्फर्ट को, अगर आप पेट भर गया तो आपका डिस्कम्फर्ट हट जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हो, आप आगे बढ़ते हो। ये क्या कहता है कि हॉल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। ये मोटिवेशन अराइज कब होता है, जब उसका पेट भरा हुआ रहता है, तब होता है। इन लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग refers to forgetting old skill, using previous knowledge in new situation, motivation for rewards, teachers training. So transfer of training क्या हो गया यहाँ पर, ये transfer of learning, it means applying past learning to new task. ठीक है, सो लर्निंग के सेंस में ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, ये बताता है कि हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। तो नए सिचुएशन है, नई समस्या है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुराने जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, नॉलेज को वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फेसाइज्ड बाय
डेवी, स्किनर, थॉर्नडाइक और वाटसन। सो ये जॉन डेवी का है। जो जॉन डेवी ने क्या कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग एन एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया था उन्होंने। विच मेथड्स इनहेंस मीनिंगफुल लर्निंग? रोट मेमोराइजेशन नहीं, इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग यस। तो इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग ही क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग होता है। जब आप समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है और आपके पुराने नॉलेज के साथ वो कनेक्ट हो जाता है, तब क्या होता है, आपके पास लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल कहलाता है। हु प्रपोज्ड डिस्कवरी लर्निंग? ब्रूनर्स, पियाजे, स्किनर, वाटसन। तो ब्रूनर ने तो किया था। सो जेरोम ब्रूनर्स प्रमोट डिस्कवरी लर्निंग। उन्होंने कहा था कि खोजो और सीखो, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर, फाइंड एंड learn the new knowledge. Cognitive learning theory was developed mainly by Thorndike और Gestalt psychologist Pavlo Skinner। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपके पास है Gestalt psychology emphasize whole perception and cognitive process in learning। सो ये cognitive learning का थ्योरी इनका दिया हुआ है, ठीक है, मेनली डेवलप ये है। So which factor most influence motivation in a classroom? Which factor most influence motivation in a classroom? Students' prior knowledge, or teachers' reinforcement and encouragement, classroom furniture, school building color? No. So teachers' reinforcement and encouragement वो क्या करता है? टीचर्स का सपोर्ट और उसका reinforcement स्ट्रांगली मोटिवेट करता है स्टूडेंट को आगे क्लास में आगे बढ़ने के लिए। According to Piaget, children learn best when passive, memorizing facts, actively engaged in problem solving, silent। तो बच्चा जब एक्टिवली इंगेज रहता है क्लासरूम में तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वहाँ पर वो क्या करता है? बेस्ट लर्न करता है। सो एक्टिव लर्निंग थ्रू एक्सप्लोरेशन वो कर पाता है। सो बच्चा जो तो वह एक्टिव लर्नर कब रहता है? जब वो एक्टिवली इंगेज रहता है अपने काम के साथ में। In operant conditioning, a schedule of reinforcement where reward is given after variable interval is fixed ratio, variable ratio, fixed interval, variable interval। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएबल इंटरवल। सो वेरिएबल इंटरवल reinforcement after varying time period, checking phone notification। सो reinforcement कब होता है? आफ्टर वेरिंग टाइम पीरियड। सो कभी कभी आपका क्या होता है ना कि चेक करते हैं ना, तो फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक किए, उसमें लगा कि नहीं यार हमको करना है, कॉल करना है, नहीं करना है, तो वहाँ से क्या होता है वो री इन्फोर्स करता है आपको, है ना। 10 बार अगर किसी का आ गया है तो भाई चलो कर देते हैं। ये क्या होता है? री इन्फोर्समेंट आफ्टर वेरिंग टाइम पीरियड। सो लर्निंग कर्व शोज रेट ऑफ ग्रोथ इन IQ, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम, इमोशनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन लेवल। सो प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम शोज बाय लर्निंग कर्व। सो लर्निंग कर्व क्या करता है? हाउ परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के साथ साथ लर्निंग जो है वो परफॉर्मेंस जो है आपका कैसे इम्प्रूव करना, ये कैसे दिखता है? प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ओवर टाइम्स लर्निंग कर्व के थ्रू दिखता है। मोटिवेशन इन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स लर्निंग इंटरेस्ट, इंक्रीज एफर्ट एंड परसिस्टेंस, डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, ऑल ऑफ द अबव। सो मोटिवेशन क्या करता है एजुकेशन में? तीनों काम करता है। क्या करता है? लर्निंग इंटरेस्ट भी पैदा कर देता है, और एफर्ट और परसिस्टेंट भी इंक्रीज करता है, और उसको डायरेक्ट करता है कि तुम अपने गोल की तरफ बढ़ो। गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर दोज हु हैव IQ above 100, above 122, 130, IQ below 90, हैव पुअर मेमोरीज। तो कौन सा है? तो गिफ्टेड है ना, जो आपके पास गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, रेफर्स उसका जो IQ होता है वो 120 से लेकर 130 और उससे ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। क्रिएटिव चिल्ड्रंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओरिजिनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं ना वो ओरिजिनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, और ये क्या होता है? ओरिजिनलिटी होता है उसके अंदर में, है ना, फ्लुएंसी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और वो क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। कौन? क्रिएटिव बच्चे। बैकवर्ड चिल्ड्रंस यूजुअली हैव IQ। तो जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं ना उनका IQ 70 से 89 के बीच में रहता है, यानी कि 70 to 89 के बीच में रहता है बैकवर्ड। और 70 से नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिलो एवरेज IQ वाले कहलाते हैं। सो बैकवर्ड चिल्ड्रंस जनरली फॉल इन IQ रेंज 70 to 89। इसको हम बोलते हैं स्लो लर्नर,
मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू IQ बिलो 70। सो मेंटल रिटार्डेशन, मैंने कहा था ना भी कि बिलो एवरेज होते हैं, तो जिनका IQ, जिस बच्चे का IQ 70 से नीचे होता है वो क्या होता है, मेंटल रिटार्डेंस कहलाते हैं वो, यानी कि मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं। इंटेलेक्चुअल उनका जो डिसेबिलिटी होता है, यानी उनको ज़रूरत होता है सपोर्ट का। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। डेक्सलेसिया इज अ स्पीच डिसऑर्डर, रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, इमोशनल प्रॉब्लम, ये होता है रीडिंग डिसेबिलिटी। सो डेक्सलेसिया के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे कि तारे ज़मीं पर आपने देखा होगा ना, तो तारे ज़मीं का जो कैरेक्टर था, लड़का जो था वो डेक्सलेसिया से पीड़ित था, उसको पढ़ने में दिक्कत होता था, है ना, वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, वो पढ़ नहीं पाता है, किसी वर्ड को वो उसकी जुबान पर आ नहीं पाता है वो, जिसको हम बोलते हैं डिस्लेक्सिया। सो डिस्ग्राफिया इज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हियरिंग, ये होता है राइटिंग, और लिखने में जिसको दिक्कत होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, सो डिस्ग्राफिया क्या है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, राइट आंसर है इसका सी। और डिस्कैलकुलिया जो होता है ना, सो डिस्कैलकुलिया किससे रिलेटेड होता है, अर्थमेटिक एंड नंबर से रिलेटेड होता है। डिस्कैलकुलिया जो होता है वहाँ पर मैथमेटिक्स में उसको प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ठीक है, जो जोड़ घटा गुना भाग इस तरह से नहीं कर पाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रेन शुड बी अलाउड टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। जो गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है ना, एक हमारे समय में थे एक तथागत अवतार तुलसी, जिन्होंने क्या किया, 12 साल 14 साल में ही सारी कहानी ख़त्म कर दी थी पढ़ाई लिखाई करके, और 17 साल के एज में IIT में प्रोफेसर भी बन गए थे मुंबई में। तो ये सब क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, एकदम भगवान इनको एकदम एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, तो जब भी वो नाश्ता करके बैठते थे ना, भगवान एकदम आज पेट भरा हुआ है मेरा, एकदम फ्री बैठे हैं, तो वहाँ पर जो भी बना रहे थे इंसान को उसमें सारा भर दिए। ठीक है, दूसरे का हिस्से का भी उसी में भर दिए, तो वो गॉड गिफ्टेड हो गए। और वो लोग क्या करते थे, बहुत ही कम एज में, ठीक है, वो सारे काम कर लेते हैं जो कि हम लोग अभी तक बैठ के बेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनको और ज़्यादा उनको जो प्रोग्रेस अगर करवाना हो तो आप उनको उनके ए पर छोड़ दीजिए। ठीक है, वो अपने पेस से में सेल्फ पेस से भी वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको केवल इनरिचमेंट चाहिए, उनको तरह तरह का क्वेश्चन देते रहिए, एकदम भरपूर खुराक देते जाइए, वो अपना काम करते जाएंगे और वो अपने आप एक्सेलरेट भी हो जाते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन ऑफन शो non-conformity, curiosity, imagination, all of the above. So क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या करता है, तीनों काम करता है ये। सो क्रिएटिविटी इंक्लूड्स क्या, इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, क्यूरियोसिटी एंड नॉन कन्फॉर्मिटी। ये सारी चीज़ें किस में रहती है, क्रिएटिव बच्चे में रहती है। और आंसर होगा इसका डी। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है सब जानता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से इंटीग्रेट्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम क्लासरूम, समावेशी शिक्षा। The education of exceptional children require what? A special method, a special teacher, individualized program, all of the above. Right answer क्या है, तीनों चाहिए इसमें। A child with IQ of 50 to 69 is क्या कहलाएगा, mildly retarded, है ना, moderately retarded, severely retarded और profoundly retarded. So 50 से 69 के बीच में जिसका IQ होता है वो माइल्ड रिटार्डेशन होता है। ठीक है, वो एडुकेबल होता है, उसको आप पढ़ा सकते हो। 50 से 69 वाले के बच्चे को वो माइल्ड होता है रिटार्डेड, उसमें कम होता है, उसको आप पढ़ा करके आगे निकाल सकते हो। लेकिन उससे जो नीचे वाले होते हैं उनको दिक्कत होता है। अ चाइल्ड विथ IQ ऑफ 35 to 49 इज मॉडरेट रिटार्डेड। ये ट्रेनेबल, ये भी ट्रेनेबल हैं, इनको भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, exceptional children differ from normal children in rate of learning, type of learning, both A and B. So exceptional children जो होते हैं ना, वो क्या होता है, rate of learning और type of learning दोनों में exceptional होते हैं वो, है ना। तो उनका rate of learning और type of learning जो होता है वो advance होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तुरंत कर जाते हैं। ADHD stand for attention deficit hyperactivity disorder। तो इसको हम बोलते हैं ADHD। ये एग्जाम में आता है, इसको रखिएगा आप लोग कि ADHD क्या होता है, इन्वॉल्व इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये तीनों इसमें आता है। और इससे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मेनली अफेक्ट फिजिकल ग्रोथ, सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, हियरिंग एबिलिटी, IQ ओनली। सो ऑटिज्म जो होता है ना वो सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर पर प्रभाव डालता है
और ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं ना उनका सोशल स्किल कम रहता है, ठीक है, अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, बातचीत उतना नहीं कर पाते हैं, और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? सो डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉरगेटिंग नंबर्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या होता है कि जो बच्चे साइन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको ये तीनों दिखाई देगा, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग भी है, और कोऑर्डिनेशन की कमी भी दिखेगी आपको, और भूलने की बीमारी भी आपको वहाँ पर दिख जाएगी। सो लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड्स डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया, ये तीनों आपको उसमें मिलेगा। सो क्रिएटिव चिल्ड्रंस ऑफन शो विच टाइप ऑफ थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग और लीनियर थिंकिंग, रोट मेमोराइजेशन। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाते हैं कौन? क्रिएटिव बच्चे, मल्टीपल सॉल्यूशन उनके पास रहता है, इंटेलिजेंस रहता है। इनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर डिजाइन टू स्लो डाउन देयर प्रोग्रेस, प्रोवाइड ब्रॉडर एंड डीपर लर्निंग। सो इनरिचमेंट प्रोग्राम जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, और ब्रॉडर और डीपर सेंस में उनको काम करने के लिए दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, चैलेंजेस दिया जाता है। Individualized education program IEP is mainly for normal student, no exceptional children. So IEP जो होता है ना वो टेलर बनाया जाता है किन के लिए? एक्सेप्शनल बच्चों के लिए। Which child is called twice exceptional? Gifted plus disabled, backward plus creative, mentally retarded plus talented in art, both A and C. तो राइट आंसर क्या है? Both A and C. So gifted plus disabled, mentally retarded plus talented in art, इनको बोलते हैं twice exceptional children, और गिफ्टेड बट ऑल्सो हैव डिसेबिलिटी। गॉड गिफ्ट तो मिला है लेकिन इनको डिसेबिलिटी भी इनके पास रहता है। बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रंस में बी काउज्ड बाय लो इंटेलिजेंस, पुअर एनवायरनमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन, ऑल ऑफ द एबव, ये कहलाता है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। इनके अंदर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। स्पेशल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर गिफ्टेड ओनली, डिसेबल्ड ओनली, बोथ गिफ्टेड एंड डिसेबल्ड। तो स्पेशल एजुकेशन दोनों के लिए चाहिए होता है, गिफ्टेड और डिसेबल दोनों के लिए होता है। द मेजर रोल ऑफ अ टीचर इन एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज टू अडॉप्ट इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। जो आपके पास एक्सेप्शनल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्पेशल इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड गिफ्टेड, बैकवर्ड, डिसेबल्ड, ऑल ऑफ द एबव, इनके अंदर तीनों चीज़ होता है, ठीक है। गिफ्टेड, बैकवर्ड, क्रिएटिव, डिसेबल्ड एंड मेंटली रिटार्डेड आर ऑल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये सब के सब क्या होते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ही कहलाते हैं। इवेल्यूशन इन एजुकेशन मीन्स असेसिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, ये कहलाता है इवेल्यूशन इन एजुकेशन। सो इवेल्यूशन क्या है? सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट टुवर्ड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। द मेन पर्पस ऑफ इवेल्यूशन इज diagnosing strength and weakness, motivating learners, assigning ranks, all of the above। ये तीनों हम लोग उसमें करते हैं ताकि बच्चे का रैंक उसका डायग्नोस कर सके, उनके प्रॉब्लम को और उनको मोटिवेट कर सकें। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज डन एट द एंड ऑफ कोर्स, नो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। समेटिव क्या होता है? एट द एंड ऑफ द यूनिट और कोर्स, फाइनल एग्जाम। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन हेल्प इन फाइंडिंग आउट लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन फोकस ऑन बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरिया, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होता है ना, खेल कूद, नाटक, संगीत, उन सब पर भी ध्यान देता है। विच टाइप्स ऑफ टेस्ट मेजर्स पोटेंशियल टू लर्न? अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना वो मेजर करता है क्या? पोटेंशियल टू लर्न, उनके अंदर क्या क्षमता है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है उसको वो पता करता है। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर टू कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, ठीक है। सो रिलायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रेफर टू एक्यूरेसी इन मेजरिंग व्हाट इट क्लेम्स, उसको बोलते हैं हम लोग वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या है? एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट, ये क्या होता है? ये होता है ब्रॉड नॉलेज क्विकली, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होता है? जब बच्चा अंदर तक नहीं पढ़ेगा ना पूरा डीपर, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये क्या करता है? ब्रॉड नॉलेज चेक करता है कि आपका पूरा डेप्थ नॉलेज है या नहीं है कम समय में, ठीक है। 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, कहीं से भी आंसर दे दिया, इसका मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये होगा इसका आंसर। ऐसे टाइप क्वेश्चन टेस्ट
ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या करता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन को चेक करता है। क्योंकि आप ऐसे में क्या करते हैं, केवल टॉपिक देते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा क्या करता है, एनालिसिस करता है, सिंथेसिस और एक्सप्रेशन। यहाँ पर बच्चा अपना थिंकिंग और अपना एक्सप्रेशन उन सब को यूज़ करके आंसर लिखता है, यानी कि वो ब्रॉड हो गया है, मतलब हायर ऑर्डर, इसके लिए बी आंसर होगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग मीन्स कंपेयरिंग स्टूडेंट्स विथ ईच अदर, ठीक है। सो नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, कंपेयरिंग वन स्टूडेंट परफॉर्मेंस विथ अदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये सब को याद रखिएगा, ये सब जो होता है ना नोट में रखिए इसको कि नॉर्म रेफरेंस क्या कहलाता है, एक बच्चे का परफॉर्मेंस को किसी दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस के साथ में तुलना करना। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, सो क्राइटेरियन रेफरेंस कंपेयरिंग विथ अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है ना, एक मानदंड वहाँ पर लगा दिए कि ये आपके पास होना चाहिए, और उसी मानदंड से हम लोग उसको सबको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट को। नहीं होता है जैसे दौड़ वाले में हाइट हो गया, इतना हाइट होगा तो तुम चुनाओगे, नहीं होगा तो नहीं चुनाओगे, होता है ना। तो उसी तरह से आपका क्राइटेरिया उसको हम बोलते हैं। आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव का क्या होता है, मिड टर्म फीडबैक टेस्ट, यानी कि बीच बीच में जो हम लोग टेस्ट लेते हैं ना उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, और फाइनल जो लेते हैं उसको समेटिव बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवेल्यूशन, क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स फाइनल एग्जाम। विच इवेल्यूशन मेथड प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव क्या होता है, हर महीने हर चैप्टर के बाद हर सप्ताह हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का, चाहे वो ऑरल हो, क्विज हो या फिर ग्रुप डिस्कशन हो, है ना, तो वह कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे क्या होता है, फीडबैक लेते हैं हम लोग कि हमने क्या पढ़ाया। आप जो कमेंट देते हो ना मेरे चैनल पर, वो क्या है, मेरे लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो, है ना, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ फंस रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरे लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका, तो फीडबैक है वो। और यहीं से स्कोप मिलता है मुझे भी कि ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देखेंगे ना कमेंट में पूछा, डीपर क्वेश्चन है ये, जो कि आपका उसमें आता है यूजीसी नेट वगैरह का जो क्वेश्चन होता है पैडागोगी का, एजुकेशन का, उससे तो कितना हमारे जो भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं ना, वो कितना डीप जाके स्टडी करते हैं पैडागोगी को और किसी भी चीज़ को। तो इससे हमको पता चल जाता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं ना, वो कितने अच्छे हैं। A test is said to be valid if it measures consistently, it measure what it intend to measure. टेस्ट कब वैलिड होता है, जब आपको पता रहे कि आप क्या मेजर करने जा रहे हो। सो वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी, आपको पता होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है, उसका एक्यूरेसी क्या होगा। तो जब आप किसी चीज़ को मेज़र करोगे तभी तो करोगे, जब आपको पता होगा कि हमको क्या क्या चाहिए रिजल्ट, तभी तो मेजर करते हैं हम लोग। सो अ टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड कब, जब मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो क्या होता है, यूनिफॉर्म टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन अ कंसिस्टेंट वे, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म है, लगातार जो आप टेस्ट करते हो ना एक प्रोसीजर के थ्रू इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, IQ टेस्ट करते हैं, सेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ना, ये क्या होता है, एडमिनिस्टर होता है, एक व्यवस्थित होता है, प्रशासनिक वे में व्यवस्थित करते हैं, जहाँ पर हम लोग स्कोर लाते हैं। और उस तरह के जो यूनिफॉर्म टेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट। पोर्टफोलियो असेसमेंट मेनली इवेल्यूएट क्या करता है, पोर्टफोलियो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड क्रिएटिविटी। पोर्टफोलियो क्या होता है, एकदम क्लास KG से लेकर के 12th तक आपने क्या क्या किया, पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं। इससे पता चल जाता है कि आपका प्रोग्रेस कैसा हुआ कंटिन्यूअस, आपकी क्रिएटिविटी कैसे इम्प्रूव की, है ना। तो ये सारी करें, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो असेसमेंट रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम showing progress and creativity. Which types of evaluation help in placement of a student in suitable course? तो इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, समेटिव है, फॉर्मेटिव है, प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन जो होता है ना, उससे आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो लिया जाता है या फिर जॉब के लिए लिया जाता है। तो प्लेसमेंट इवेल्यूशन इज डन बिफोर इंस्ट्रक्शन टू असाइन स्टूडेंट्स टू अप्रोप्रिएट कोर्स और प्रोग्राम। तो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो उसके पहले क्या होता है, एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो उस टेस्ट में अगर आप पास करते हो तो आपको वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट का लिमिटेशन क्या है, मेजर एक्सप्रेशन, इनकरेज गेस वर्क, लैक ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, मेजर हायर ऑर्डर स्किल। सो लैक ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। सो एसे टेस्ट क्या करता है, सफ़र फ्रॉम
सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, मेकिंग देम लेस रिलायबल। आप 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिए, बच्चे ने क्या किया कि पूरा उसको अपना क्रिएटिविटी से लिख दिया, है ना। तो लिख दिया तो वो क्या, उसके पास क्रिएटिविटी आया, थ्योरी पूरा नहीं आया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपका सफ़र कर जाता है। तो जो ऐसे टाइप का जो टेस्ट होता है ना, वो लेस रिलायबल होता है। उस बच्चे ने लिख दिया, लंबा चौड़ा आंसर लिख दिया, लेकिन क्या उसका नॉलेज जो है वो डीपर सेक्शन में है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हो तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर एडवांटेजेस बिकॉज दे कैन कवर वाइड सिलेबस क्विकली। ऑब्जेक्टिव वाले पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा पोर्शन पढ़ना पड़ता है। द मेन फीचर ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज रेगुलर ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। सो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मीन्स रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज रेफर टू असेसमेंट ऑफ बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट, यानी कि उसका पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, साथ ही साथ सामाजिक जितने भी उनके होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती है। उसका वैल्यू, एटीट्यूड, एक्टिविटी, बिहेवियर, ठीक है, उसका सोशल एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो है द की डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है। असेसमेंट मेजर अचीवमेंट, इवैल्यूएशन इंटरप्रेट्स इट। तो असेसमेंट क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, स्कोर, टेस्ट। और इवैल्यूएशन क्या करता है, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट टू मेक डिसीजन अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को कि उसको समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या सीखा, उसको हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं। और असेसमेंट क्या होता है, वो बताता है कि स्कोर कितना किया, वो हमने जो क्वेश्चन पूछा ये स्कोर कितना किया, टेस्ट में पास किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों होना चाहिए, तभी बच्चे का पूरा प्रोग्रेस आपको पता चलता है। तो ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चन था ये। और ये टॉपिक क्या था आपके पास, ये टॉपिक था आपके पास साइकोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और चूँकि हमारे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स एंड टीचिंग था ये, और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और बस कल भर में आपका सारा का सारा कोर्स मैं ख़त्म कर दूंगा, इसका पूरा 100 क्वेश्चन का। कल ऐसे भी बहुत अच्छा लीजर टाइम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए चैनल को, स्प्रेड कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं झारखंड के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग के लिए, बिहार के टीचर्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूपी टीचर्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरियाणा के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, राजस्थान के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, सबा खैर।